बहुत बहुत स्वागत आपका पांचजन के इस मंच पर। हम बात दरअसल उद्यमिता की कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की कर रहे हैं। सरकार इस बात को लेकर जोर देती रही है। हमारे पिछले सत्र में तमाम मेहमानों ने कहा कि इस दौरान कुछ एक बढ़ोतरी हुई है। एक संस्था के हेड के तौर पर आपकी क्या राय है इस दौरान कि जो छात्र आए हैं उनमें कुछ नया जोश दिखाई दिया है, कुछ इस दिशा में बढ़ा है, या फिर अनुभव आपका कुछ अलग है? सबसे पहले मैं पांचजन्य का और हितेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे ये मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारा संस्थान पहले भी 2 वर्ष पूर्व साबरमती संवाद की आयोजना कर चुका है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन रहा था, बड़ा बढ़िया प्रकाश जी, जयेश भाई और प्रदीप भाई मोदी जी ने जो उद्यमिता के बारे में बातें की, काफ़ी इंसाइटफुल रहा और उससे उत्साह भी मेरा भी बढ़ा। काफ़ी नई जानकारियाँ सामने आई। आपका जो प्रश्न है कि एज एन इंस्टीट्यूशन हमने क्या देखा है पिछले 10-12 वर्षों में, तो मेरा अनुभव बहुत ही सकारात्मक है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक देश में एक चेतना आई हुई है, अभूतपूर्व चेतना है। अगर कुछ आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो जो 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान अनवेल किया था विज्ञान भवन से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस समय हमारे पास कुल 450 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, जो अभी 1,60,000 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। और स्टार्टअप्स को बढ़ाने में जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशंस ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में एस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी संख्या करीब 50 होती थी, 50 के अंदर होते थे। आज अगर हम देखें तो ये 1500 से 2000 के बीच में ये संख्या है TBIs की। यूनिकॉर्न्स का शायद हमको मतलब भी नहीं मालूम था, बहुत सारे लोगों ने ये शब्द सुना भी नहीं था। कोविड के बाद ये ज़्यादा प्रचलन में आया और कोविड तक हार्डली हमारे पास 30-32 यूनिकॉर्न्स, जिनका बाजार मूल्य अगर वैल्यूएशन कहें तो $1 बिलियन से ज़्यादा जिन स्टार्टअप्स का है उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। 30-32 यूनिकॉर्न्स थे, जो आज करीब 118-120 के करीब यूनिकॉर्न्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुझे याद है पहले जब हम लोग करते थे 15-20 साल पहले, तो 15 से 20 लोगों का एक बैच बनता था। उतने भी लोगों को, सही लोगों को खोज पाना मुश्किल होता था, उत्साह नहीं होता था। आज हम लोग करीब 20 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग करते हैं और ऐसे लोग जो समझ बूझ करके कि क्या करना है और क्यों हमको ये सीखना है और अपना पैसा लगा करके भी आने के लिए उसमें तत्पर रहते हैं। तो ये एक काफ़ी चेतना आई हुई है और उसका प्रभाव भी हमको देखने को मिल रहा है। एक तरह का नारा कहें या एक तरह का जुमला कहें, ये पिछले कुछ समय से डेवलप है कि हम नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। ये सोच में बदलाव आपको लगता है कि युवाओं में है ये और पॉजिटिव दिशा में है? जी। मैं उत्साहवर्धक हूँ और मेरा इसके बारे में असेसमेंट बड़ा पॉजिटिव है। मैं देख रहा हूँ कि ये एक स्टूडेंट्स में एक ज़रूर ये चेतना ये कि हमको कुछ और भी करना चाहिए और हमारे अंदर कुछ और भी प्रतिभा है। तो ये कन्वेंशनल कैरियर्स हुआ करते थे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सिविल सर्विसेज जाना है, बैंक में जाना है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्रिएटिव कैरियर्स रुझान में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर यह है कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम देश समाज लोगों के लिए कुछ कर सकें। और यही कारण है कि आज कैंपस से बहुत सारे स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं और ऐसे स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं जो नॉन कन्वेंशनल फील्ड्स में भी हैं। अगर हम देखें, एक भ्रांति है कि शायद ये स्टार्टअप्स टेक्निकल ज़्यादा होते हैं। नॉस्कॉम की रिपोर्ट है कि करीब 53% जो स्टार्टअप्स हैं, जो मेजॉरिटी है स्टार्टअप्स की, वो नॉन टेक्निकल है। तो बहुत सारे जो हमारे जो आयुष के क्षेत्र हैं, हर्बल क्षेत्र हैं, हैंडलूम हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं,
और जहाँ टेक्नोलॉजी की मदद लोगों ने ली है, लेकिन उस क्षेत्रों में भी आ रहे हैं और हम बहुत सारे राज्यों में कर रहे हैं, कैंपसेस में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारा अनुभव है कि इसमें युवाओं की सहभागिता निरंतर बढ़ रही है। अभी और कुछ किया जाना है, काफ़ी कुछ किया जाना है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे गुजरात गवर्नमेंट खुद है। गुजरात गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी है स्टूडेंट के लिए, इसका काफ़ी कुछ श्रेय जाता है, जिसमें फैकल्टी को ओरिएंटेशन दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है, सीड फंड भी उनको दिया जाता है जो विद्यार्थी अपना कुछ लेकर के आते हैं अपनी योजना। और साथ ही साथ जो SSIP करके एक स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है, उसका रोल है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की NI नोडल इंस्टीट्यूशंस का रोल है। तो ये सारे कुछ कैंपसेस से रिलेटेड हैं, जहाँ कैंपस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि स्टूडेंट्स को आप हैंड होल्ड करो, मेंटर करो, ग्रूम करो और एंटरप्रेन्योरशिप में ओरिएंट करो। तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे यहाँ पर इसका असर देखने को मिलता है, पूरे देश में शायद इस तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ किया जाना है, लेकिन सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा क्रिटिकली आपसे पूछूंगा कि कहा जाता है कि इकोसिस्टम, मतलब हम स्टार्टअप को करने में शायद नंबर 3 पे आते हैं दुनिया में कुछ। जी। हाँ, लेकिन ये कोई एक तरह का फैड है, एक फैशन है कि अब आजकल अपना एक स्टार्टअप खोलना है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर ऑन सर्विस सेक्टर, एक एग्रीगेटर के तौर पर रहते हैं। कुछ कहते हैं कि संभवतः वेस्ट की कॉपी है। ये तो सोच की बात हुई, कुछ लोग करना चाहते हैं, एक अलग है। सिस्टम उनको, आपका संस्थान उनको या सरकारें उनको कुछ फंड भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सोच के तौर पर दिशा किस होनी चाहिए, एक मतलब शिक्षा के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर भी कुछ किया जाना बाकी है, पॉलिसी के लेवल पर कुछ किया जाना बाकी है। क्योंकि एक दर ये भी कहती है कि जो स्टार्टअप शुरू होते हैं उनके बंद होने की दर भी ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया बातें आप कह रहे हैं। ये सही है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अमेरिका, चाइना के बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं स्टार्टअप रैंकिंग में, शुरू करने में। और इसका श्रेय हमारे युवाओं को जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी जाता है। गवर्नमेंट ने आज जो इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, तरह तरह की योजनाएं बनाई हुई हैं। स्टार्टअप इंडिया तो काफ़ी हम लोगों ने पब्लिसाइज की, मैं जानते हैं। उसके अलावा भी अगर देखें तो अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की हो, MSME डिपार्टमेंट्स की हो, या शिक्षा मंत्रालय की हो, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। एक बात जो आपने कही कि स्टार्टअप शुरू होते हैं, उनके बंद होने की संख्या भी काफ़ी है। इवन विद ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट द नंबर इज एटलीस्ट अबाउट 75 to 80%। सो मॉर्टेलिटी रेट, यानी उनके बंद होने की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। इतना शायद नहीं होना चाहिए। हमारी संस्था ने भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के लिए एक स्टडी की। करीब 110 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स गए हम लोग। इंक्यूबेशन सेंटर्स के मैनेजर्स से, मेंटर से और स्टार्टअप से मिलजुल करके हमने देखा। उसमें कई सारी फाइंडिंग्स आई। एक जो काफ़ी ख़ास हमको लगी, कुछ ऐसे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स थे जिसमें तकनीकी इंक्यूबेशन के अलावा एक एंटरप्रेन्योरियल इंक्यूबेशन भी दिया गया, ताकि आप मार्केट को सही समझ सकें। और द डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड एंटरप्राइज, यहाँ पे क्या होता है कि एक युवा आता है, उसको आइडिया मिल गई, सोचता है कि आइडिया है, एंटरप्राइज हो जाएगी, लेकिन उसको कितना वो वायबल है, कितना फिजिबल है, कितना बैंकेबल है, स्केलेबल है या नहीं है। तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे प्री इंक्यूबेशन एक्टिविटीज़ बनानी होंगी, प्रोटोटाइप आपको टेस्ट करना होगा, मार्केट फीडबैक लाना होगा, और साथ ही साथ प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट फंडिंग के और लेवल है वो सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमने पाया कि जहाँ पर ये सुविधा है, जिन इंस्टीट्यूशन ने ये सपोर्ट प्रोवाइड किया, वहाँ का स्टार्टअप काफ़ी सक्सेसफुल रहा, वहाँ बंद होने की दर काफ़ी कम थी। लेकिन अगर सिर्फ तकनीकी इंक्यूबेशन पर ध्यान दिया गया तो शायद उसके परिणाम उतने बेहतर। क्या इस दिशा में सोच नहीं है, या फिर संभवतः पता नहीं है, मतलब लोग जाते हैं खाली खोलने की दिशा में जाते हैं, या फिर इस तरह के आइडिया और इंटरप्राइज करने में जो आपने बताया? एक तो होता है कि आपके पास इंडस्ट्री मेंटर्स होने चाहिए। जैसे गुजरात, उस मामले में हम कह सकते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं। संस्थान के तौर पर भी हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि EDII गुजरात में है।
अगर ये गुजरात में नहीं होता तो शायद हम वो कार्य नहीं कर पाते जो हम आज कर पा रहे हैं। तो वहाँ एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ बिलीफ समाज में है वो उसका लाभ हमको मिला है। यहाँ पर ये पॉपुलर है कि नौकरी अटले गुलामी, यानी प्रेफरेंस हमारी नौकरी की नहीं होती है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा नहीं है। तो एक तो आप जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ के वैल्यूज़ बिलीव सोसाइटल जो सपोर्ट है वो कितना है, और इंडस्ट्री मेंटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। यहाँ पर हमको इंडस्ट्री मेंटर्स मिल जाते हैं। बहुत जगह ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है और उस तरह से इंडस्ट्री मेंटल सहज सुलभ नहीं है। तो इसीलिए ये हम भी कहते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ साथ लाना चाहिए और गवर्नमेंट का रोल उसमें फैसिलिटेटर का होना चाहिए। अगर ये हम कर सकें, इसके लिए कुछ हम नीति नियम बना सकें, पॉलिसी कर सकें, तो उसका फ़र्क पड़ेगा। एक दूसरी चीज़ भी और मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन अगर अभी भी देखिए एक युवा के लिए जो अभी स्कूल से या कॉलेज से निकल करके एक कोर्स में दाखिला लेना चाहता है, तो हम उसके सामने हम क्या कहते हैं, एक कॉलेज बताते हैं, एक कोर्स बताते हैं जहाँ पर 100% प्लेसमेंट मिलता है। तो अभी भी हमारी सोच वही है कि हम प्लेसमेंट ओरिएंटेड, और वहाँ पर आप आइए, आप प्लेसमेंट के लिए अपने आप को तैयार करिए, मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार करिए, कंपनियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ाना है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कंट्राडिक्शन है इसको हमको एड्रेस करना चाहिए। साथ ही जो रैंकिंग वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नैक की रैंकिंग है या एनबीए की रैंकिंग है, एनआईआरएफ की रैंकिंग है, या दूसरे जो प्राइवेट जो पत्र पत्रिकाएं रैंकिंग करती रहती हैं, उन सबको ये ध्यान देना होगा कि सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, प्लेसमेंट के अलावा भी एक कैरियर एस्पिरेशन है। और जब हम उम्मीद करते हैं बच्चों से कि आप नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनिए, तो उन कोर्सेज़ की, उन संस्थाओं की, उन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये एक मेरा सुझाव है, शायद इस चर्चा से ये बात आप आगे बढ़ा सकें। आप चूंकि उस पॉलिसी के लेवल पर, एजुकेशन के लेवल पर जुड़े हैं, तो संभवतः आप सबसे मुफीद व्यक्ति हैं जो बता पाएँ। भारत में जो ग्रामीण अंचल में उद्यमिता है वो चाहे लोकल लेवल पर है, प्रधानमंत्री इसको लोकल टू ग्लोबल या सरकार लोकल टू ग्लोबल ले जाने की बात करती है, क्या उस लेवल पर भी इस तरह के स्टार्टअप की परिकल्पना की जा सकती है? क्योंकि आम धारणा ये है कि स्टार्टअप मतलब कई करोड़ का, कई लाख का, $1 मिलियन वाला बिजनेस है और इसमें कहीं फंडिंग होगी तो ठीक है, वरना फिर इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। क्या लोकल टू ग्लोबल वाले उसमें हथकरघा उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, इसमें भी क्या स्टार्टअप जैसी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं? इस बारे में आपका क्या? देखिए, हमको थोड़ा सा स्टार्टअप्स को समझना पड़ेगा। कोई भी नया व्यवसाय जो शुरू हो रहा है, न्यू एंटरप्राइज है, वो एक तरह का स्टार्टअप है, हम कह सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन है DPIIT की, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की है, उसके तहत आने वाले जो अनुदान हैं या बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, उनको क्लेम करने के लिए कि स्टार्टअप की एक एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स डिफाइन की गई है कि 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, टैक्स सेवी होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, उसका टर्नओवर, रेवेन्यू टर्नओवर पिछले 10 वर्षों में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम उसको ज़रा बाजू में रखें, क्योंकि देश को ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही हमको टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप ही चाहिए, हमको तो किसी भी तरह का व्यवसाय चाहिए जो आप रोज़गार क्रिएट कर सकें और जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल टैलेंट हैं, उसको यूटिलाइज करके आप कुछ क्रिएट कर सकें। इस मामले में हमारे देश के जो संसाधन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे राज्यों में ये कार्य हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से ये कार्य कर रही है। एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार की, NRLM डिवीज़न है नॉन फार्म रूरल लाइवलीहुड्स की, उसका नाम ही है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP। ये 2016-17 में ये शुरू हुई और EDI और कुटुंबश्री दो संस्थाओं को नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया। हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, करीब 15 राज्यों में हमने कार्य किया है, कर रहे हैं अभी भी कुछ राज्यों में, और 82 ब्लॉक्स में। और ये जो लोकल ज़रूरतें हैं कि अगर हम
हमारा एक ब्लॉक है, ब्लॉक में हम बाहर से क्या ला रहे हैं, क्या हम वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और जो लोकल युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके क्या हम वहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं कि नहीं। ये स्कीम काफ़ी सफल हुई है और इसको पूरे देश में रोल आउट मिनिस्ट्री कर रही है, और इसके जो परिणाम हैं उनके फलस्वरूप लोकल डिमांड तो फुलफिल हुई ही है। अब आगे चल करके क्लस्टर बेस्ड अप्रोच भी इस पर NRLM कर रहा है कि हम क्लस्टर आधारित उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा दे सकें। तो ये ज़रूरत है। इसी तरह से जैसे हम उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड में हिली स्टेट में, चाहे वो टूरिज्म में है या आयुष के क्षेत्र में है, हर्बल में है, या बहुत सारी जो और ट्रेडिशनल जो उनके रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। जैसे वहाँ की एक गाय है, पहाड़ी गाय है, उसके दूध में मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। तो पहाड़ी गाय, जैसे हमारे अपने गिर गाय का है, तो वहाँ पर पहाड़ी गाय का घी उसकी ब्रांडिंग करके बिकवा रहे हैं, और भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये है और चल रहा है, हो रहा है, कार्य हो रहा है। कहते हैं कि 2047 तक अगर भारत को विकसित देश बनना है, हमसे पिछले सेशन में जो हमारे गेस्ट थे प्रदीप मोदी, उन्होंने कहा था कि रिसर्च ओरिएंटेड एक अप्रोच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि उद्यमिता उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगी अगर हमको उस दिशा में बढ़ना है अगले 2047 तक? जी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उद्यमिता एक महत्वपूर्ण आयाम है उसका। 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो मैं प्रदीप भाई मोदी की बात से सहमत हूँ कि 6-7% की ग्रोथ शायद हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमको डबल डिजिट की ग्रोथ दिखानी है, और हमने पास्ट में ये करके दिखाया हुआ है। उसके लिए जो तैयारी चल रही है, जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, या और भी जो नई नई स्कीम ला रही है ताकि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता इसमें हो सके। उद्यमिता को ब्रॉड बेस करना पड़ेगा, और आधी आबादी जो है, आधी आबादी को एनकरेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी हैं, जहाँ पर परंपरागत ज्ञान संचित रखा हुआ है, उसका लाभ हम किस तरह से लेकर के आएँ। और आपने देखा होगा कि फ़र्क पड़ रहा है। उद्यमिता की ट्रेनिंग आपको शायद जानकारी होगी, गुजरात से ही शुरू हुई थी। 1969 में पहली बार GIDC ने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई थी, और वो एक कार्यक्रम आज एक मुहिम बन चुका है। लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट, हर इंस्टीट्यूशन, हर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, करीब 2000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन आज एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2003 में यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। आज लगभग हर राज्य उस तरह का एक इन्वेस्टमेंट समिट कर रहा है। ये सब बड़ा एनकरेजिंग डेवलपमेंट्स है, और अच्छी बात है कि इन सब चीज़ों में हमारी राजनीति नहीं आती है। तो ये अगर किया जाए तो 2047 तक हम आशावादी हैं। कोई भी उद्यमी आशावादी होता है। हम तो उद्यमी के साथ कार्य करते हैं, सीखते हैं। तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि भारत विकसित अर्थव्यवस्था 2047 तक अवश्य बन सकता है। एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि बावजूद इसके कि नंबर 3 पर होने के, हम मॉर्टलिटी, स्टार्टअप मॉर्टलिटी रेट में भी हम नंबर ठीक ठाक नंबर पे आते हैं, 70-80 के आसपास। इसको रोकने के लिए कहीं ये एक ज़माने में 2000 के आसपास वो .com बबल बस्ट हुआ था, स्टार्टअप बबल बस्ट ना हो। आपकी नज़र में ऐसे क्या पॉलिसी चेंजेस होने चाहिए जो कि इसको बचा कर रखें और इस इंथू को भी कहीं संभाल कर रख पाएँ? मैं कुछ स्टार्टअप से बात करता हूँ जो हमारे यहाँ आते हैं। अगर आप जो स्टार्टअप्स इमर्ज हुए हैं या यूनिकॉर्न करने के बाद जो ध्वस्त हुए हैं, जैसे बायजूस का एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये उतार चढ़ाव क्यों आता है? उतार चढ़ाव इसलिए आता है कि आज के जो स्टार्टअप्स हैं उनका सारा जोर, ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो होता है वैल्यूएशन बढ़ाने पर होता है। भले ही हम कैश बर्न कर रहे हैं, बट कस्टमर एक्विजिशन होना चाहिए ताकि हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाए, और वैल्यूएशन जब बढ़ जाए तो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम उसमें एग्जिट कर सकें। हम उनको ये समझाते हैं कि देखिए, आपको वैल्यूएशन बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैल्यू एडिशन करिए और सस्टेनेबल ढंग से उसको आप आगे बढ़ाइए। इसमें रोक कर पूछ रहा हूँ, ये क्या बिजनेस एथिक्स के माकूल है कि हम वैल्यूएशन बढ़ाएं, अपना प्रॉफिट लें, निकल जाएं? एथिक्स अगर है भी
कुछ एग्जांपल्स को अगर आप छोड़ दिए जहाँ पे उन्होंने अनएथिकल बिहेवियर किया होगा, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि हम 5 साल कैश बर्न करेंगे, आगे चल करके हम प्रॉफिट में आएंगे। सो इट इज़ समथिंग टू डू विद देयर स्ट्रेटजी ओनली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करिए। तो ये जो स्टार्टअप्स को हमको बताना होगा कि बहुत फास्ट ट्रैक ग्रोथ पर आने के बजाय, कैश बर्न करके वैल्यूएशन बढ़ाने के बजाय आप वैल्यू एडिशन करिए। जो हमारी जो परंपरागत एमएसएमईज हैं, आप गुजरात का ही एग्जांपल दे लीजिए। गुजरात की जो एमएसएमईज हैं, कन्वेंशनल एमएसएमईज हैं, और वो आज जीडीपी से लेकर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमी, हर जगह सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रही हैं। तो ये हम स्टार्टअप्स को अगर सिखाएं कि आप उनसे एक लेसन ड्रा करिए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, उसका जो अगर सिर्फ आपका मोटिव है कि प्रॉफिट मोटिव, सो शायद सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से व्यवसाय आप नहीं कर सकते हो। आपका पैशन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं से एक सोशल ओरिएंटेशन आना चाहिए। तो एक बिजनेस गोल है जिसमें हमको फ़ायदा हो सके, दूसरा सोशल गोल है जो हम समाज के लिए कुछ कर सकें, और उन दोनों के बीच में जब हम तारतम्य बनाएंगे तभी जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बजाय शुद्ध लाभ के जो बिजनेस गोल है, हमको शुभ लाभ पर ध्यान देना चाहिए ताकि एक विन विन सिचुएशन हम क्रिएट कर सकें। और ये जिम्मेदारी संस्थाओं की भी है, जो ट्रेनर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, उन सब की भी है, ताकि आप अपने जो स्टार्टअप्स को ये सही राय दे सकें। लेकिन ये आपको लगता नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? ये अमूल के लिए तो हो सकता है कि कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि हम 100 रुपये में से 70-80 रुपये तो हम जो हमारे ओरिजिनल लोग हैं उनको दे सकते हैं, हम बहुत कम मार्जिन रखते हैं। जब मूल उद्देश्य समाज का ये हो कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, तो सामाजिक लाभ के लिए मैं किसी स्टार्टअप को चलाऊंगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप प्रॉफिट कमाइए, हाँ, उसमें मेरा कोई एतराज नहीं, आपको पूरा हक है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन आपके व्यवसाय में एक सोशल पर्पस भी आना चाहिए। अगर वो सिर्फ ऐसा है कि प्रॉफिट के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, तो शायद वहाँ मुझे थोड़ा सा एतराज होगा। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए क्या उनको बताना चाहिए कि आप जो नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस समाज की कौन सी नीड को आप एड्रेस कर रहे हो, और क्या वो वास्तव में नीड है या नहीं है। आप हमारे जो ये शार्क टैंक का जो शो आता है, हालांकि वो तो एक मनोरंजन का शो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखिए तो उसमें बहुत बार ये चर्चा आती है कि भाई आपने ये नीड कैसे आइडेंटिफाई किया, इज इट रियली ए नीड। तो वो नीड आइडेंटिफिकेशन सही होनी चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स आप ले रहे हैं, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तकनीक के तौर पर ज़रूरी है कि हम किसी भी उद्यम को सपोर्ट करें, ये आजकल के लिए एक मस्ट हो चुका है। इसकी अपने क्या कुछ आप नेगेटिव इफेक्ट भी देखते हैं? हम पॉजिटिव इफेक्ट की बहुत बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल विलेज है, रीच है, लेकिन क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आपने कभी देखे हैं कि किसी भी इंटरप्रेन्योर को, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर जाने के लिए ये एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट देता है या नहीं? तकनीक देखिए आज अपरिहार्य हो गया है। आज अगर हम कहें कि ऐसा व्यवसाय जिसमें हम तकनीक आधारित न रहे, तो बड़ा दुरूह हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम एनेबलर मान रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपके कार्य को थोड़ा सुगम बनाती है, एफिशिएंट बनाती है, इफ़ेक्टिव बनाती है, और आपको मास के लिए तैयार करती है। मास प्रोडक्शन है, मास सर्विस है, उसके लिए आपको तैयार करती है। दूसरी चीज़ आती है कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं। अगर आप ग्रामीण उद्यमों पर भी जाते हैं, हथकरघा में भी जाते हैं, तो आप ट्रेडिशनल लूम देखिए, और जहाँ पर उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग लेकर के अगर किया गया है, तो उनकी फिनिशिंग से लेकर के उनकी एफिशिएंसी तक में और उनकी प्रोडक्टिविटी तक में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं तकनीक तो हमको रखनी पड़ेगी। कुछ नहीं तो आजकल देखिए सर, डिजिटल पेमेंट है, वो भी तकनीक है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर सुरेंद्र नगर में काम करते हैं, तांगलिया वीवर्स के साथ हम काम करते हैं। मैं एक बार गया था, एक एग्जीबिशन वहाँ पे लगी थी, और वहाँ पे एक यंग लड़का 12वीं का छात्र था। उससे मैं पूछा, मैं बात कर रहा था, तो वो इतना खुश था। उसने बोला कि सर, मुझे ये लूम में तो बहुत मेरी रुचि नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता जो ये प्रोड्यूस करते हैं,
मैंने उनको पहले देखा है स्ट्रगल करते हुए सेल करने के लिए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, सोशल मार्केटिंग सीख ली, मैं फेसबुक या और दूसरे माध्यमों से मैं सेल कर रहा हूँ, और वास्तव में जो उनको कीमत 20-30 हज़ार मिलनी चाहिए थी और 10-12 हज़ार में मिलना मुश्किल होता था, आज मैं उससे कहीं ज़्यादा उनको लेकर के दे रहा हूँ। ही वॉज सो हैप्पी। तो ये तकनीक कहीं ना कहीं तैयार करती है, और ख़ासकर यंगर जनरेशन के लिए तो वो एक फॉडर का भी काम कर रही है, जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। क्या पॉलिसी के लेवल पर चेक एंड बैलेंस हो रहे हैं, कुछ सुधार हो रहे हैं, सब मार्केट में जो भी फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से कुछ बदलाव हो रहे हैं? सरकार इस दौरान फ्लेक्सिबल है या आपको लगता है कि और होनी चाहिए? सरकार तो जो अपनी नई पॉलिसीज़ निकालती है, जहां अगर कहीं फीडबैक मिलता है कि इस पॉलिसी में ये कुछ इश्यूज़ हैं, इनको सुधारने की ज़रूरत है, तो वो करते हैं। चाहे इंसेंटिवाइज करने की बात हो या स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात हो, गुजरात सरकार खुद करती है। जैसे अभी टेक्सटाइल पॉलिसी अभी आई है, इस तरह से एमएसएमई पॉलिसी आ रही है। एक जो इशू आता था कि भाई एमएसएमई जो बैकबोन है इकोनॉमी का, उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, और ये इस फीडबैक के आधार पर भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई, रैंप करके स्कीम है, आप जानते होंगे, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। और आज सारे राज्यों में ये रैंप स्कीम चलाई जा रही है। प्राइमरीली इट इज़ फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग सॉफ्ट इंटरवेंशंस, जहां हर राज्य सरकार को कहा गया कि आप अपनी अपनी जो स्ट्रेटजी प्लान बनाइए, और उसके हिसाब से उनका प्लान अप्रूव किया गया, उनको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, और ये कार्य चल रहा है। तो सरकार तो इस दिशा में मैं मानूंगा कि ज़रूर कार्य कर रही है, और आगे और भी करेगी, इसका मुझे विश्वास है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपने ऐसे बहुत से लोगों से मिलते होंगे, यंग लड़कों से, एंटरप्रेन्योर से, जो कि कुछ आइडियाज़ को एग्जीक्यूट भी करते होंगे, ऐसे लोग जो कि आपके छत्र छाया से निकलकर सफलता की राह पर गए और आप पे प्रभाव भी डाला? कुछ बड़े अच्छे मतलब बच्चे मिलते हैं, और ख़ासकर कभी कभी तो ऐसा होता है कि नॉन टेक्नोलॉजी फील्ड से आने वाले बच्चे ऐसी सोच लेकर के आते हैं कि आप प्रभावित हो जाएं। जैसे हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर क्रेडल है, उसमें कई सारे ऐसे बच्चे आए। एक स्टार्टअप है, बनाना फाइबर से उन्होंने अंडर गारमेंट्स बनाया, और इतना बढ़िया उनका व्यवसाय इनर सेंस के नाम से रहा, इतना बढ़िया व्यवसाय बनाया कि वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसका एंटी माइक्रोबियल है वो, तो काफ़ी बढ़िया है। एक मशरूम से विटामिन डी सप्लीमेंट, जो हमारा खाकरा है और भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं, उसमें उन्होंने बनाया। और विटामिन डी के लिए अगर हम गोली खाएंगे तो 7-8 रुपए की एक गोली पड़ती है। उन्होंने जो बनाया है कि 2 रुपए उसकी कॉस्ट है। एक स्टार्टअप है, उसने अभी अगर ब्लड टेस्ट आपको करना है तो 4-6 ब्लड टेस्ट है तो कई जगह प्रिक करना होता है। उसने ऐसा बनाया कि आपको बार बार प्रिक करने की ज़रूरत ना हो, उसको आप एम्पल में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। एक स्टार्टअप हमारा था जिसे लार्ज वाटर बॉडीज से, पॉन्ड से और तालाबों से पॉल्यूटेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए उसने योजना बनाई। उनको बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स ने सराहा भी और उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनके लिए उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ सर्विसेज में हैं। नाबुक्स लिमिटेड हमारा एक स्टार्टअप है जो IPO तक पहुंचा। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता है आजकल जो आइडियाज़ लेके आते हैं। चार्ज जोन करके है जो चार्जिंग बैटरी स्टेशन जगह जगह गुजरात में लगाने के लिए है। तो आजकल के जो युवाओं में एक टैलेंट है और दे आर मच मोर इन्फॉर्म्ड। और ये ज़रूरी नहीं कि वो विज्ञान तकनीकी से हों, वो इतना पढ़ते हैं, इतनी जानकारी है उनको। हमको उनको सीरियसली लेना है और उनकी बात को सुनना है, उनको मौका देना है, एनकरेज करना है, जो सरकारें कर भी रही हैं। खासकर मैं अपने गुजरात सरकार को बहुत मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। कई विभागों में इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका फ़र्क देखने को मिल रहा है। आज संयोग नहीं है कि भारत 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 6-7% हमारा ग्रोथ है। हम भले से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन ग्रोथ बढ़ रहा है हमारा। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे। ऐसा संयोग नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार के लेवल पर हो, राज्य सरकार के लेवल पर हो, बहुत सारा प्रयास उस पर हो रहा है और बहुत सारा उस पर ब्रेन लगा हुआ है। और ख़ासकर प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट है, एंटरप्रेन्योर का इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिसी मेकर्स का इन्वॉल्वमेंट है। और आज सुझाव अगर दिया जाता है तो उसकी सुनवाई भी होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे इन डेप्थ लॉन्ग सेशन के लिए सुनील जी, अपने पूरे ज्ञान को हमारे सामने रखने के लिए। उम्मीद है कि बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय निकालने के लिए और साबरमती संवाद में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।